नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटू एकेडमी पर। आज आपके लिए है मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके लिए है मॉडल नंबर पेपर नंबर जो कि घटना चक्र का है। तीसरा मॉडल पेपर करेंगे अपने लोग। दो आप हो चुके हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। जितने भी आंसर आपके सही हो रहे हैं वो नोट करते हुए चलिए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए क्लास पे चलते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है एग्जाम में, तो लग जाइए अभी से मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आप कहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कितने आपके 75 प्लस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कहाँ पे किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? नेपाल, ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या पूछा, भारत के साथ नहीं लगती है। ये तो क्वेश्चन इजी है, इसमें क्या टाइम दें आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान। ठीक है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर आप अपने पेन और पेपर साथ में लेके बैठे हैं, उसमें नोट कर लीजिएगा कौन सा सही हुआ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। चलिए इसका बताइए क्या सही जवाब होगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। देखिए पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है, बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा है, आपको गलत बताना है। ठीक है, पहला दिया है घूमर राजस्थान, बिहू बिहार, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र। चलिए 10 सेकंड के अंदर आप नोट कर लीजिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बीहू, बिहार। गलत पूछा था ना, बीहू जो होता है दूसरों को होता है असम का। ध्यान रखिएगा इस बात का। बीहू कहाँ का होता है? असम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्यिक मतलब होता है लेखन। बताइए कौन सा सही है इसमें। अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र, व्यास सम्मान, गीता चोपड़ा पुरस्कार। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें आपका सही हो जाएगा सी नंबर, व्यास सम्मान। देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। अर्जुन पुरस्कार तो वीरता के लिए दिया जाता है, अशोक चक्र भी उसी के लिए दिया जाता है। बचा आपके पास दो ऑप्शन, व्यास सम्मान या गीता चोपड़ा पुरस्कार। इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते थे कौन सा सही था, तो सी आपका सही हो जाएगा, व्यास सम्मान। ठीक है दोस्तों, और जो गीता चोपड़ा पुरस्कार आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये भी वीरता के लिए ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों, गीता चोपड़ा पुरस्कार, अशोक चक्र और अर्जुन पुरस्कार, ये वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये तो हर साल आता है, ये तो खैर आपको लोगों को पता ही होगा। ये पांचवें का हो जाएगा आपका 21 जून, बी नंबर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय पूछा है। WFP का, WFP का मुख्यालय कहाँ है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। प्रसिद्ध उद्यमी, यहाँ आपको नाम ऑप्शन बनना है कि आत्मकथा है। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ठीक है, किसी प्रसिद्ध की आत्मकथा है, यानी कि बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी, ये आपको बताना है। घनश्याम दास बिरला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। 7वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सही हो जाएगा डॉक्टर वर्गिन कुरियन। ठीक है, चलिए 8वें नंबर पे आते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसका। 547, 545, 552, 550, 8 का। अब इसका हो गया है 550। ठीक है,
550 हो गया है और इसमें से दो टोटल देखिए हो गया है आपका 552, ठीक है, जिसमें से दो भारतीय एंग्लो हैं, ठीक है, यानी कि टोटल जो होती है जो इलेक्शन होंगे अब 550 पे होंगे, दो एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। ये अभी कुछ समय 104वें संशोधन में ये किया गया था 2019 में। पहले क्या थे 545 थे, अब 550 हो गए, ठीक है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 81, ठीक है, 81 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। 9वां नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन बताइए, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाले किस्मों की सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीकी उपयोगों को। बताइए चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट पेन और पेपर साथ में लेकर बैठेंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। अब नोट करते हुए चलिए कितने सही हुए हैं। क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने सही हुए हैं आपके। तो 10 का सही हो जाएगा ए नंबर, गांव की सड़क को सुधारो। हरित क्रांति से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बीजों की अधिक उपज ये भी हरित क्रांति में आएगा, सिंचाई की व्यवस्था ये भी आएगा, खेती में उन्नत तकनीकी, ये तो ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो हो जाता, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो शहरी सहकारी बैंक है उनको जो लाइसेंस मिलती थी उसमें थोड़ी ढील दी थी? किस वर्ष में आपको बताना है ये? बताइए फटाफट। ये आपका हो जाएगा 1993 में, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्कला, चौवारा, चावाकड़ और नतिका राज्य में समुद्र तट हैं। मतलब ये समुद्र तट के नाम दिए हुए हैं आपको, वर्कला, चौवारा, चावाकड़, नतिका, और ये जो नाम दिए गए हैं ये किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। 12 नंबर, ये पड़ता है सारे के सारे हैं केरल में, ठीक है, समुद्र तट है यानी कि केरल में ये। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था ये बताना है आपको, किस ईयर में गठन हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कब हुआ था गठन? ये हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को, 1952, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। 14 नंबर, ये जाना जाता है दोस्तों जड़त्व का नियम, ठीक है। पथन पथन नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गतिज अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क, ड्रेबीज। बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसका? 18 नंबर, जल्दी बताइए क्या सही होगा? 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही हो जाएगा बी, मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D यानी कि 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। बताइए दोस्तों किस बीमारी को 3D के नाम से भी जाना जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो गया डी नंबर, प्लाग्रा, ठीक है। प्लाग्रा को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें डिमेंशिया, डायरिया, डेमेटाइटिस 3 रोग उत्पन्न होते हैं। यह रोग किस कमी से होती है? विटामिन B3, ठीक है। किसकी कमी से होती है? B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं रासायनिक नाम।
नियासिन, ठीक है, NIASIN, नियासिन, ठीक है। दोनों नाम मैंने लिख दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस कार्बन ऑक्साइड को कहते हैं हाइपोबोरेक्स, फिटकरी, सूखी बर्फ। 17 नंबर। ये तो आसान क्वेश्चन है, सूखी बर्फ को कहते हैं, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे। धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा आपसे पूछा है, किसको कहते हैं? एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। जल्दी बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3, ठीक है। अब तो बता ही दिया, अब तो बता ही ले जाओगे आप लोग, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? समता का अधिकार किस अनुच्छेद में पाया जाता है, ये पूछा आपसे। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। 19 नंबर। जल्दी बताइए क्या सही होगा इसका। ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। ये समता का अधिकार बताता है, ठीक है। अनुच्छेद आपका बताता है 13 मूल अधिकारों से संगत अथवा उसके अल्पीकरण के विधियों से। अनुच्छेद 15 बताता है धर्म से, ठीक है, धर्म से संबंधित है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 17 नंबर बताता है असत्ता से, यानी कि छुआछूत जो होती है उसका से बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ना राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ठीक है। 44, अनुच्छेद 44 पूछा है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मौलिक अधिकार है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है ये पूछा है। ये आपका हो जाएगा A नंबर, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। किसमें पाया जाता है, किस अनुच्छेद में? ये पाया जाता है आपका ये भाग 4 और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, ध्यान रहेगा। और 44 आपका क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आपने 1-2 महीने पहले की न्यूज देखी होगी, तो इस पे काफी चर्चाएं हो रही थी कि सबको समान नागरिक संहिता मिल जाए, तो वही आर्टिकल 44 है ये, ठीक है। चलिए 21 नंबर पे चलते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये बताना आपको। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 21 नंबर। ये आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी बैठक कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और दोबारा जब बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। अस्थायी सदस्य भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 1946 में ही इसकी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर को। इसमें अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस सूची में? 7वीं, 8वीं, 6वीं, 9वीं, ये आपको बताना है। ये आपकी है 7वीं अनुसूची में है, ठीक है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है। 246 यानी कि 246 में इनका अनुच्छेद किया गया है। इसमें यही बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समोच्च सूची की व्यवस्था है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में ये पाई जाती है। चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद। अधीनस्थ न्यायालय, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आता है ये, आर्टिकल 227, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, जो भी इसकी देख रेख होती है, इसका पर्यवेक्षण जो होता है, जिससे कहते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जिसका मालिक यानी कि उच्च न्यायालय होता है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? 1936, 1937, 1938, 1939 में। 24 नंबर ये की थी 1938 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1938 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें दिया हुआ घटना के नाम दिए हुए हैं कि जैसे चौरी चौरा घटना, गोलमेज सम्मेलन, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग कांड। और इसमें से पूछा है कि इन किसमें, जो चारों ऑप्शन दिए हैं, इन घटना के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कुछ घटना का नाम बताना है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। ये हो जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद। ये इसका राइट आंसर है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है। संयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो 12 फरवरी को इन्होंने वापस ले लिया था। ये घटना 4 फरवरी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन, और छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बताओ दोस्तों 26 नंबर क्या सही होगा इसका? ये है आपका स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के, यानी कि ये जब विफल हो गया तो उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। इन्होंने किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू एंड नेहरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन्होंने मिलकर की थी 1923 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? किसने कहा था, ये आपको बताना है। देखिए यह लाइन है आपकी, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसने कहा था? नेहरू जी ने, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, एस.सी. बोस। 27 नंबर ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए अपने लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठित की गई थी, इसके द्वारा गठित की गई थी, ये पूछा आपको। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा, राज बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। 28 नंबर ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ये की गई थी, कब की गई थी? सितंबर 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, सीडी दत्त, विशाल दत्त। बताइए 29 नंबर। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, सिद्धार्थ नाम था इनका। निम्न में से किस वर्ष में कार्निवाल कोड लागू किया गया था? निम्न में से किस वर्ष में कार्निवाल कोड लागू किया गया था? यह आपका हो जाएगा 1793 ईस्वी में कार्निवाल कोड लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। 31 नंबर आ गया अपने लोग। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तोतुगई, कोटदीजी, बालाकोट, चाहुंदड़ू। बताइए 31 नंबर। यह है सोतुगई। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान नाम याद रखिए, ये अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताओ दोस्तों किस स्तंभ में? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। 32 नंबर ये है इलाहाबाद स्तंभ में ही इनकी सारी शिलालेख मिलती हैं, इलाहाबाद स्तंभ में। ध्यान रखिएगा। और इन्हीं को कहा गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। शिवाजी का जन्म कब हुआ, कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? देखिए दो क्वेश्चन है इसमें। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 35 नंबर
जल्दी बताइए 33 नंबर क्या होगा? ये होगा आपका डी नंबर। 1627 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1674 ईस्वी में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? 34 नंबर। चलिए बताइए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तो होती नहीं अक्टूबर और नवंबर में इतनी बारिश उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ये ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट कर दो। अब बचा 3 ऑप्शन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही जवाब किसके साथ जाएगा? तमिलनाडु के साथ। सी आपका इज करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? हर्बेसियस, झाड़ी, बेले, वृक्ष। 35 नंबर। देखिए यहाँ पे जो होता है रेगिस्तानी में, यहाँ पे जो जानते हैं आप कम वर्षा भी होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है वनस्पति? झाड़ी, बी नंबर। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। 36 नंबर। ये हो जाएगा आपका बी आंसर, गोदावरी। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? देखिए यहाँ पे पहाड़ी दर्रों का नाम लिखा हुआ है, स्टेट का नाम लिखा हुआ है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीपू लेक, जो पड़ता है कि उत्तराखंड में। ठीक है, यही सही है, बाकी सब गलत है। देखिए बोमडिला कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नाथुला कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, लीपू लेक बताई दिया उत्तराखंड में। रोहतांग कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमाचल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए पिछले वाले जब आप क्वेश्चन उठाएंगे तो वहां पे भी मिला हुआ था, यानी कि सेट नंबर 2 में भी ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। इस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? हरित क्रांति की जन्मस्थली पूछा आपको, पंतनगर, बंगलोर, कानपुर, दिल्ली। 39। ये होता है पंतनगर, ये इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। यहाँ पे देश का नाम दे दिया हुआ है, यहाँ पे मुद्रा दी हुई है और आपको मिलान करना है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। देखिए यूक्रेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या जाता है? रिविनिया, यानी कि 3 नंबर जाएगा। भूटान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? न्यूल ट्रम। ठीक है, तो 1 नंबर। क्यूबा, क्यूबा की मुद्रा को कहा जाता है पेशो, यानी कि 4 नंबर जाएगा। और रोमानिया की मुद्रा को कहते हैं रामानिया लियू, यानी कि 2 नंबर। 3142। 3142 यानी कि ए आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पैसेज आ गया, ये इंग्लिश का पैसेज है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, ये पैसेज आपकी स्क्रीन पर, इसको आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके। फिर लास्ट में अपने लोग 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इंग्लिश का एक पैसेज दे देगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, कीपिंग एम्प्लॉय हैप्पी, मोटिवेटेड एंड ऑन द पे रोल। ऐसे करते हुए वीडियो को पॉज करिए, फिर आप इसको पढ़िए, फिर लास्ट में आंसर दीजिए। ठीक है, चलें। अब आंसर आप टिक कर लीजिएगा कौन सा सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज नॉट द की कंसर्न ऑफ द बिजनेस दीज डे? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 41। 41 का आ जाएगा डी नंबर 7, क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉय ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर, इसी पैसेज से है। व्हाट डज एम्प्लॉय डू इट्स एम्प्लॉय नाउ अ डेज टू कीप टॉप टैलेंट ऑन बोर्ड? ठीक है,
42 का आंसर हो जाएगा बी, इरिटेबल इंसेंटिव, बी नंबर सही है। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, 43 नंबर का आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि एक वर्ड के कई मतलब होते हैं ना, तो वही आपको बताना है। बेनिफिशियल, 43, बताइए क्या सही होगा। ठीक है, बेनिफिशियल का मतलब होता है हितकारी, हितकर, लाभदायक, सही हो। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा एडवांटेजियस। ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है, फायदेमंद, हितकार, ये सब कह सकते हैं। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। चूज द करेक्ट इंटोनिम्स, इंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, विलोम बताना है आपको। ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला कह सकते हैं, उज्जवल, साफ, कुछ भी। ठीक है, कलरफुल, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ कलरफुल, चार्मिंग, ब्लैक, एक्टिव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक का मतलब भी वही होता है, उल्टा होता है, इसका मतलब होता है उदास, सुनना, निराशाजनक, उजाड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, अब ये आपका एक लाइन दे दिया हुआ है, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट ऑन डेट्स इन ऑर्डर विच दे हैपन, 45 नंबर, तो इसका हो जाएगा क्रोनोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 पे पहुंच गए। घर का बेदी लंका ढाहे, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। 46, ये होगा सी नंबर, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। चलिए 45 नंबर, तिरस्कार का आपको बताना है संधि विच्छेद, तिरस्कार। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 48 नंबर पे आते हैं। कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा है। सरल, जटिल, साकार, निराकार, साधार, सादर, निरादर, साक्षर, अक्षर, 48 नंबर। देखिए डी नंबर गलत है, साक्षर, यानी कि साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, निरक्षर। पक्षी का पर्यायवाची बताना है आपको। भूधर, मीन, बिंद, विहग, इसमें से कौन सा सही है। 49, 49 पक्षी का क्या होता है, विहग होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चले आगे चलें, चलिए। देखिए दो वर्ड दिए हुए हैं, कृपण और कृपाण, शब्दों के कौन सा अर्थ हैं। कृपण और कृपाण का मतलब क्या होता है, ये बताना है आपको। देखिए पहला जो कृपण दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कंजूस। कृपाण जो दूसरा दिया हुआ है, उसका मतलब होता है कटार। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है जिस सीक्वेंस में इसने पूछा है। देखिए इससे मिलता जुलता ऑप्शन तो ये भी है, देखिए पहले यहाँ पे दे दिया गया कटार, कंजूस, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, यानी कृपाण अगर पहले होता तो पहले कटार आता, यहाँ पर कृपण पहले दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कंजूस, और कृपाण का मतलब होता है कटार। ठीक है, चलिए 51 पे चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि प्रश्न चिन्ह वाक्यांश स्थान या इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई करते जाइए, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, फिर आपको गुणा करना है, तो गुणा करके इतना तो कर ही लोगे आप। तो इसका आंसर मैं सीधे सीधे बताया दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 57। बाकी गुणा भाग तो कर ही ले, इसमें कुछ है ही नहीं, गुणा भाग ही करना है आपको। ठीक है, चलिए निम्न व्यंजन का मान बताना है आप। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको बताना है। इसका सिंपल सा करने का तरीका क्या होता है, जो दिया हुआ है 375, इसको ए मान लीजिए, 125 को आप बी मान लीजिए। ये कौन सा फॉर्मूला आपका बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, बराबर में क्या आएगा, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दिया हुआ है माइनस ए बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या दे दिया हुआ है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि ए बराबर है 375 मान लो, बी बराबर 125 मान लीजिए आप। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण दिया हुआ है 85%, और लड़कों का दिया हुआ है 83%। उस स्कूल के 10वीं कक्षा में सभी लड़कों लड़कियों का औसत दिया हुआ है 83.7%। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, इसका एलिगेशन वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ है 83.7। ठीक है, लड़के कितने पास हुए थे 83, लड़कियां कितनी पास हुई थी 85। एलिगेशन लगाएंगे आप तो इधर आ जाएगा 1.3, इधर आ जाएगा कितना आपका 0.07। रेशियो आपका कितना आ गया, 0 हटाएंगे, अगर दशमलव हटाएंगे तो ये आपका हो गया 13 और 7। ठीक है, पूछा क्या उस स्कूल की लड़कियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो लड़कियों का संख्या निकालने के लिए 7 है, ये गर्ल्स 7 हैं, बॉयज यानी कि टोटल कितने हो गए 20, लड़कियां कितनी है 7 इंटू 100 कर दीजिए, 30 से 100 काट देंगे 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 7 बचे 35%, इसका राइट आंसर। ठीक है, 54 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चार संख्या यहाँ भी दी हो, उसका औसत पूछा है। ठीक है, तो इन चारों को जोड़ के आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। ठीक है, इन चारों को जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा 2140। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 4 पच्चे 20, यहाँ कितना बच गया 1, तो यहाँ पे 4 तिहाई 12, फिर उसके बाद 2 बच गया, 4 पच्चे 20, यानी कि 535। इसमें कुछ नहीं करना, औसत जब भी पूछे ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आए, औसत जितनी भी संख्या है उसका जोड़ दीजिएगा और जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 35% 700 है तो 42.5% है तो x का मान बताइए। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इंटू 35% इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 700 बड़े 42.5। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस जो क्वेश्चन कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने ये इसमें भाषा में लिखा हुआ है, मैं मैथमेटिकली भाषा में यहाँ पे लिख दिया हूँ, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का यहाँ मान निकालना है तो 700 बड़े 42.5 35, 35 गुना के 70, यानी कि यहाँ पे आ कितना आ गया 20, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 गुना से 84 और इसमें करेंगे 185, यानी कि 850 एक्स। ठीक है, चलिए 56 नंबर पे आते हैं। रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से अपने आप रिलेट कर लीजिए, जैसे कि आप बैठे हुए हैं तो आप अपने पिता पे ले जाइए, पहले क्या कहा होगा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, इसी हिसाब से आप रिलेट कर लोगे, अपने अपने ऊपर रख के क्वेश्चन को रिलेट करोगे तो आसानी से ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 56 नंबर का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, हो जाएगा भतीजा। ठीक है, चलिए ये इसका राइट आंसर। 57 पे आते हैं। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। देखिए कैलेंडर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो A2 अकेडमी पर आप जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा A2 अकेडमी कैलेंडर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैं डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकता, इसी वजह से आपको बता दे रहा हूँ इसका सिंपल सा कैसे करते हैं इसको बस। बाकी डिटेल आपको पढ़नी हो तो A2 अकेडमी कैलेंडर डालिएगा, बहुत ही आसान से वहाँ समझाया गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं डेट, फिर उसके बाद आता है मंथ का कोड, ठीक है, फिर शताब्दी का कोड यानी कि सेंचुरी, फिर उसके बाद आता है आपका वर्षों की जो अंतिम 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंक उसका लेते हैं, अगर उसमें देखते हैं कि लीप वर्ष है कि नहीं है ये देखते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको
6 चीजें इसमें देखनी होती हैं, 5 चीजें। उसमें से आप देखिएगा कौन सा है। पहले डेट, फिर मंथ, फिर सेंचुरी का कोड, फिर वर्षों की संख्या के अंतिम 2 अंक, और उसमें ये देखिएगा कितने लीप वर्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट कितनी है, 29। फिर जून का कोड कितना होता है, 4। ठीक है, फिर शताब्दी का कोड कितना हो गया, 6। ठीक है, वर्षों की संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कि उसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपका बच जाता है 10। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया लीप वर्ष कितने आएंगे, इसमें 2 आएंगे, उसको 7 से डिवाइड कर। ठीक है, 7 से जब आप टोटल कितना हो गया, 29 4 33 39 29, यानी 51 हो गया टोटल। 51 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है, 2 बच गया, यानी कि 2 जो होता है वो किसका होता है। ठीक है, रविवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करते हुए सारी चीजें होती हैं। रविवार जब भी आता है इसका तो 0 आता है, तो 0 ले लीजिएगा। तो अगर 0 आता है आपका तो रविवार लिखिएगा, 1 आएगा तो मंडे हो जाएगा, 2 आया है तो मंगलवार, मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें असंगत अलग करें। 8, 24, 125, 343, 331, 21, 97। देखिए 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, 100 जो 24 है ये किसका क्यूब है, 5 का। ठीक है, 125 जो है वो इसका है, 5 का क्यूब है। 343 है वो 7 का क्यूब है। 11 का क्यूब आपका दिया हुआ है। ठीक है, 1331, 2197 है 13 का क्यूब है, यानी कि 24 ही आपका ये गलत हो गया, क्योंकि ये किसी का क्यूब तो हो ही नहीं सकता ना 24। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27। ये असंगत पूछा है आपसे तो 24 आपका इसे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 59 नंबर पे आते हैं। सभी मिठाइयाँ आहार हैं। भैया ये मिठाई मान लेते हैं एम। आहार, सभी मिठाइयाँ आहार हैं। ठीक है, सभी आहार स्वास्थ्य कर हैं, यानी कि ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। स्वास्थ्य कर यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स, एच मान लेते हैं इसको। जिसका सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्य कर हैं, ये भैया भी सही है। कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। आपका ये हो जाएगा निष्कर्ष, एक या दो दोनों अनुसरण करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर पे आते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में म्यूजिक को ये लिखा गया है, वायलिन को ये लिखा गया है, तो CHORD यानी कॉर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा है आप। ठीक है, देखिए MUSIC। ठीक है, एम यानी कि LMN, यानी कि एक पहला वाला है, एक उसके बाद वाला है, उसके जस्ट पहले वाला जस्ट बाद वाला। ठीक है, देखिए LN आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यू के जस्ट पहले वाला क्या आएगा, TUV, यानी देखिए TV भी दिया हुआ है। एस के बाद ठीक है जस्ट पहले वाला क्या आएगा, जस्ट पहले वाला आर आ जाएगा, उसके जस्ट बाद वाला क्या आएगा, RST, यानी कि RT देखिए दिया हुआ है। आई, आई के जस्ट बाद क्या आता है, जे, और उसके पहले जस्ट क्या आता है, एच, यानी कि HJ। सी, सी का दिया हुआ है, उसके जस्ट पहले आता है बी, और उसके जस्ट बाद में आता है डी। ठीक है, इस हिसाब से ये दिया हुआ है, एक बार आप पकड़ ले गए तो काम हो गया। इसी तरह CHORD का बताना है। ठीक है, सी का सी के जस्ट पहले क्या आएगा, बी, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, यानी कि बी और डी। ठीक है, बी और डी देखिए किस ऑप्शन में, यानी कि 3 ऑप्शन में। ठीक है, एच, जस्ट बाद में क्या आता है, आई, उसके जस्ट पहले क्या आता है, जी। ठीक है, देखिए BDGI यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए पहले से ही। ठीक है, ओ पे आते हैं। ओ के बाद जस्ट क्या आता है, पी। ठीक है, और उसके जस्ट पहले क्या आता है, एन। ठीक है, फिर आता है आर, आर के बाद जस्ट बाद क्या आता है, एस, और आर के पहले क्या आता है, क्यू, QRS। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही हो गया, BDCINPQSCE, यानी कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन शुरू होगा। अगस्त 2023 में U20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया।
ठीक है, 61 नंबर चलाइए, बताइए फटाफट। ये आपका हो जाएगा बी, वाराणसी में किया गया था U20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बनारस में, यानी कि वाराणसी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 पे आते हैं, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताइए 62। ये की जाएगी आपका जमशेदपुर में। ठीक है, इसका सी आंसर सही है। 63 नंबर पे आते हैं, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी कि ADMF लॉन्च किया गया? किस राज्य में लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, चलिए 64 नंबर पे आते हैं, 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इनको सम्मानित किया गया था 1991 में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। चलिए 65 नंबर पर आते हैं, जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है 65 नंबर। तो सही हो जाएगा नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली, सेंट पीटर्सबर्ग। बताइए 66 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 नंबर, प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर एस सोमनाथ। ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, 68 नंबर पे आते हैं, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है? बताइए 68 नंबर। ये हो जाएगा 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। ठीक है, चलिए 69 पे आते हैं, अगस्त 2023 में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 2023 में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कहाँ आयोजित हुआ ये आपको बताना है। 69 हो जाएगा ए, उदयपुर। कब आयोजित किया गया है? 21-22 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 70 नंबर, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा अपने अधिकारियों, अपराधियों और माफियाओं को निपटने हेतु ऑपरेशन क्वेश्चन नाम की नई पहल शुरू की गई? यानी कि ऑपरेशन क्वेश्चन नामक जो पहल शुरू की गई है वो किस राज्य ने शुरू की है ये आपको बताना है। ये आपको शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में ही, दोस्तों ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन क्वेश्चन कहाँ शुरू की गई? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके तहत आपको जो भी मामले दर्ज होंगे जैसे कि बाल यौन शोषण के मामले, अतिरिक्त गो हत्या, धन परिवर्तन, बलात्कार हत्या आदि से जुड़े लगभग 20 आरोप पत्र दाखिल होंगे और 30 दिन के भीतर इसमें सजा दी जाएगी। उसी को ऑपरेशन क्वेश्चन नाम की पहल शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये देखिए हिंदी का गद्यांश आ जाते हैं, यानी कि पैसे, जिसको पढ़ के आपको ऑप्शन देना है। ये आपके स्क्रीन पे है, पॉज करिए, पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए आप लोग। 71 नंबर। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ के इसमें मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो पॉज करिएगा, इसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, फिर आंसर क्वेश्चन क्या है वो बताइएगा। ठीक है, चलिए 71 का है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? 71 ये होता है भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? 72 नंबर।
ये हो गया दयानंद जी। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? 73 नंबर, ये हो गया ब्रह्म समाज। 74 नंबर है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। 74 नंबर, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, असत्य कथन पूछा ना, तो यही सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, बातें 75, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? ये पूछा है आपसे 75 नंबर, तो ये हो जाएगा बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है। देखिए, 2 पैसेज आएंगे आपको, यानी कि 10 नंबर तो आपके फिक्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पैसेज पढ़िए, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करिए, फिर आंसर दीजिए, फिर मिलाइए कौन सा सही है आपका। ठीक है, ये आपके पैसेज है, इसलिए मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। चलिए, 76 नंबर, तिनके की क्या विशेषता? इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का सी हो जाएगा। बूंदों के मेल का क्या महत्व है? 77 नंबर, ये हो जाएगा, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। जब चींटियां एक साथ होती हैं तो क्या होता है? इस वाक को पूरा करना है। 78 का हो जाएगा, अपने बड़े आकार के जीवों को चटकर जाते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकार्ती का क्या अर्थ है? ये बताना है आपको। ये तो बता ही ले जाओगे, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 80 नंबर हो गया आपका। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है उसको आप बताना है, यानी कि अनेकता में एकता। इस शीर्षक का ये हो जाएगा शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक। तो टोटल 80 क्वेश्चन आपने लोगों ने किया। बाकी 20 क्वेश्चन जो आपको बचते हैं मैथ के, यानी कि वो आपका बचता है डीआई का। डीआई की आपको अलग से क्लास मिल जाएगी, वो सर आपको दे देंगे मैथ का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी, यानी कि 100 नंबर का पेपर आने, 100 क्वेश्चन के, इसमें से आपको मान के चलिए कम से कम 75 से 80 के बीच में आपको सही सही करना है, तभी आप आने वाले एग्जाम में, फ्यूचर के एग्जाम में बैठ पाओगे, वरना फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, 70 नंबर से कम अगर कहीं आता है तो किसी एग्जाम में भी बैठने को मौका नहीं मिलता। जी जान से दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, ताकि डेली आपको एक दो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कराते रहूँगा। ठीक है, अभी ये आपकी चल रही है घटना चक्र की, इसके बाद से जो भी मार्केट में आती है सीरीज आपको प्रैक्टिस सेट का, वो मैं कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सही हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियो आपको मिलेगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सब्सक्राइब से ये फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।